हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे नंबर 7 के अंदर उस 40 दिन की सीरीज़ में जहां पर हम लोग कंप्लीट उत्तराखंड कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कुमाऊं का कंप्लीट चंद राजवंश देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियोस के अंदर हम लोगों ने उत्तराखंड का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल देखा। इसके अलावा हम लोगों ने शुरुआत की थी उत्तराखंड की हिस्ट्री की। राइट, उत्तराखंड की हिस्ट्री की हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया था। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, साथ में ऐतिहासिक काल। जब प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को हम पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। ऐतिहासिक काल के अंदर हम देखते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और इसके अलावा आधुनिक काल। प्राचीन काल भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। मध्य काल के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, मध्यकाल के अंदर हम लोगों ने बात करी कत्यूरी वंश की या कार्तिकेयपुर वंश की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कत्यूरी राजवंश के कंटेम्प्रेरी ही यहाँ पर कुमाऊं के अंदर चंद राजवंश चल रहा था। ठीक है, एक छोटी इकाई के रूप में। लेकिन हम देखते हैं मध्यकाल में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो चंद राजवंश पूरे कुमाऊं के अंदर एस्टेब्लिश हो जाता है। इसके अलावा आपका जो गढ़वाल वाला रीजन है वहाँ पर कौन शासन करते हैं? वहाँ पर शासन करते हैं पवार। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट उत्तराखंड का चंद राजवंश देखने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कुमाऊं का जो चंद राजवंश है उसकी नींव पड़ी कैसे। उसकी नींव पड़ी, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था सोमचंद। एक व्यक्ति है जिसका नाम सोमचंद है। वो झूसी कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर, जो कि आज का प्रयागराज है। वहाँ से आता है कहाँ? बद्रीनाथ यात्रा के लिए। बद्रीनाथ यात्रा के लिए वो ट्रैवल करता है और वो ट्रैवल करते करते कहाँ पहुँच जाता है? चंपावत के अंदर। चंपावत के अंदर जब वो पहुंचता है, एक चीज़ से पहले याद रखो, यहाँ पर उस टाइम में कौन सा शासन चल रहा था? कत्यूरी शासन चल रहा था। कत्यूरी शासक उस टाइम में था ब्रह्मदेव, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी कि ब्रह्मदेव जो है कत्यूरी शासक था, जिसको हमने जागरों में इसका हमें अलग नाम भी देखने को मिलता है, वीरमदेव या फिर वीरदेव। ठीक है, ये बहुत ही अत्याचारी शासक था। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? चंपा। क्या नाम था? चंपा। चंपा के नाम से ही चंपावती नदी है और चंपावती के नाम पर ही क्या चंपावत नाम पड़ा हुआ है। ओके, तो इसकी जो पुत्री थी, ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा, इसकी शादी किससे कराता है? ये सोमचंद से करवाता है। और सोमचंद को एक जगह मिलती है चंपावत में छोटी सी, जहाँ पर सोमचंद क्या करता है? राजबूंगा किले का निर्माण करता है। ओके, चंपावत के आसपास खसनाग में चांडा आदि छोटे छोटे राज्य थे जिनको वो अपने राज्य में मिलाता है। ओके, इतना क्लियर है। अगर कुछ कुछ क्लियर होता है उसके बाद अब जैसे आज देखते हो, आज का नैनीताल है, अल्मोड़ा है, ये सब एरिया को भी वो अपने अंदर मिलाता है। सामान्य मान्यता जो कहती है वो ये कहती है कि सोमचंद जो है प्रथम शासक था। इसके अलावा जो हर्षदेव जोशी हैं या फ्रेजर हैं, उनका ये मानना है कि जो थोड़चंद है, जो कि कुमाऊं का 23rd राजा है, 23rd राजा है, ये जो है कुमाऊं का स्वतंत्र शासक इसको मानते हैं। कौन? हर्षदेव जोशी और फ्रेजर। इतना दिमाग में रखना। ओके, अब हम बात करते हैं सोमचंद से। एक एक राजा को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इन्होंने क्या कुछ अलग किया अपने कार्यकाल के दौरान। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजा सोमचंद की, जिसको कि हम लोग संस्थापक मानते हैं। ज़्यादातर इतिहासकार इसको संस्थापक मानते हैं। ये एक मांडलिक किस्म का राजा था। क्या था? जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो लोग आप भी एक नोटबुक और पेन अपने साथ में ज़रूर रखें, एक एक चीज़ को नोट करें। अगर नोट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है क्लास का। ओके, सोमचंद एक मांडलिक राजा। मांडलिक राजा का मतलब जो किसी और के अंदर शासन करता था, ये किसी और को टैक्स देता था, किसी और के अंडर क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। मांडलिक राजा किसका था? ये डोटी था। डोटी कौन? डोटी मतलब नेपाल। डोटी मतलब नेपाल। नेपाल में उस टाइम में कौन राजा था? जयदेव मल्ल राजा था। जयदेव मल्ल डोटी का शासक हुआ करता था। उसी के अधीन सोमचंद शासक था। और सोमचंद यानी कि जयदेव मल्ल को क्या देता होगा? टैक्स देता होगा, तभी वहाँ पर शासन कर रहा था। ठीक है, चंपावत के अंदर राजभूंगा किले का निर्माण करवाया किसने? सोमचंद ने। इसके अलावा इसने 4 किले का निर्माण तो करा, इसके अलावा किलेदारों की नियुक्ति भी करी। इन किलेदारों को चाराल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाराल। चारालों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? सोमचंद के द्वारा की गई। कौन कौन से हैं वो चाराल? 4 हैं वो। एक है कारकी, तड़ागी, बोरा एंड चौधरी। ये क्या है? ये चाराल हैं। इनको इसने क्या करा? यहाँ पर इन किलों का किलेदार नियुक्त किया। ये कहाँ से थे? ये नेपाल से थे। इतना क्लियर है। इसके अलावा इसने बूढ़े और सयानों की नियुक्ति करी। बूढ़े व सयानों की नियुक्ति करी। क्या थे ये? आप जब हम बात करेंगे, अभी हम जब इनका
प्रशासन देखेंगे किस तरीके से इनका जो राज्य था डिवाइडेड था। तो जो बूढ़े और सयाने थे गाँव के प्रधान हुआ करते थे, गाँवों से टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ओके, इसके अलावा जो इनके दरबार में मंत्री थे, सोमचंद के दरबार में जो मंत्री थे वो कौन थे? मेहरा व फड़त्याल, मेहरा व फड़त्याल। ओके, इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद देखते हो सोमचंद के बाद जो अगला शासक आता है, सोमचंद के बाद अगला शासक आप देखते हो आत्मचंद को, पूर्णचंद को देखते हो। उसके बाद आप पूर्णचंद के बाद जो शासक देखोगे वो देखोगे इंद्रचंद को। इंद्रचंद को समझे उससे पहले हमें इसको इरेज करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंद्रचंद की। इंद्रचंद के टाइम पर एक प्रथा चलती थी, पटरंगदारी प्रथा। पटरंगदारी प्रथा के अंदर झूठ को फैलाने की प्रथा थी। मतलब जितना ज़्यादा झूठ, कोई भी अफवाह है, वो अफवाह जितनी दूर तक फैलेगी, जितनी लंबी फैलेगी, तो माना जाता था कि जो रेशम है उसका कलर क्या हो, उसका उत्पादन जो है उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा खिलेगा। ठीक है, कुमाऊं में रेशम व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य इसी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसका व्यापार इसी के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इंद्रचंद के द्वारा। क्लियर है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं वीणाचंद की, ठीक है, आप देखते हो सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद की। जब हम वीणाचंद के बारे में पढ़ते हैं तो इस टाइम में जो है खसों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। खसों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और ये क्यों? एक तरह का विलासी राजा था। ठीक है, एक तरह का विलासी राजा था वीणाचंद। अब जब मैं बात कर रहा हूँ खसों का प्रभुत्व बढ़ गया था, तो ये लगभग 200 सालों तक यहाँ पर शासन करते हैं। ठीक है, कुमाऊं वाले एरिया के अंदर शासन क्या करते हैं, मतलब यही एक तरीके से गवर्न कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसके अलावा जब हम वीरचंद की बात करते हैं, इन्हीं खसों को कौन खदेड़ता है, इन्हीं खसों को से मुक्ति कौन दिलाता है कुमाऊं को? वो दिलाता है वीरचंद। वीरचंद ऐसे याद कर सकते हो कि वीरचंद एक वीर व्यक्ति था जिसने क्या करा, अपनी वीरता से खसों का अंत करा। ओके, इतना समझ में आ रहा है? वीरचंद ने क्या करा? खसों का अंत करा। इसके अलावा आप जब बात करते हो नरचंद, उसके बाद यहाँ पर आप देखते हो थोहर चंद से पहले नानकी चंद। क्या देखोगे? नानकी चंद। नानकी चंद से संबंधित एक चीज़ याद रखना, अशोक चल्ल की बात हमने करी थी लास्ट क्लास के अंदर। अशोक चल्ल जो था, इसे नेपाल का आक्रमण था। कब हुआ था? 1191 के अंदर हुआ था। और ये बात हमें कहाँ से देखने को मिलती है? ये बात हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेक से देखने को मिलती है। गोपेश्वर लेक के अंदर अशोक चल्ल का 1191 का जो आक्रमण था उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, और ये किसके समय में हुआ था? ये नानकी चंद के समय में हुआ था। इतना भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप त्रिलोक चंद को देखेंगे। त्रिलोक चंद से आप क्या याद रख सकते हो कि भीमताल का जो किला है उसका निर्माण त्रिलोक चंद के द्वारा करवाया गया था। ओके, एक चीज़ और याद रखना, आप इसको याद रखो, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं यहाँ पे। जो अभय चंद है, ठीक है, अभय चंद को आप देखोगे ना, यहाँ पे अभय चंद की जो जानकारी मिलती है उसके स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। स्वयं के खुद के अभिलेख हैं जहाँ से इस बारे में जानकारी मिलती है। इसके 2 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं अभय चंद के। कौन कौन से अभिलेख? एक है मालेश्वर जैन अभिलेख, मालेश्वर जैन अभिलेख। ये कहाँ पर है? चंपावत के अंदर है, चंपावत के अंदर है। इसके अलावा दूसरा जो अभी आपका अभिलेख दिखोगे इसके अंदर, आप देखोगे चौकिनी बोरा अभिलेख, चौकिनी बोरा अभिलेख। ये कहाँ पर? ये चमोली के अंदर है। ठीक है, 2 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। अभयचंद पहला शासक है जिसके स्वयं के अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। मालेश्वर जैन अभिलेख चंपावत के अंदर, इसके अलावा चौकिनी बोरा अभिलेख चमोली के अंदर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे ज्ञानचंद के बारे में। ज्ञानचंद चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि मिली थी, किसके द्वारा? जिससे इसने भेंट की थी, फिरोज शाह तुगलक से इसको गरुण की उपाधि मिली थी। इसके अलावा इसका एक ताम्रपत्र हमें देखने को मिलता है, मझेड़ा ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र के अंदर ही ज्ञानचंद को क्या बताया गया है? श्री राजा विजय ब्रह्म, श्री राजा विजय ब्रह्मा। ठीक है, इतना आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। इसके अलावा ये याद रखना कि जो ज्ञानचंद था इसका एक सेनापति था। कौन? नीलू कटायर, जिसकी हत्या स्वयं राजा ने खुद कर दी थी। नीलू कटायर।
ठीक है। इसके बारे में किसी के द्वारा इसको पता लगता है कि ये जो नीलू कटायत है वो गद्दारी कर रहा है, तो उसके बहकावे में आकर नीलू कटायत की हत्या करवा देता है कौन? गरुण ज्ञानचंद। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारती चंद के बारे में। भारती चंद एक कुशल शासक था, ठीक है। ये जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी था। ये पहला शासक था जिसने जो डोटी है, डोटी में उस टाइम में राजा कौन हुआ करता? यक्षमल्लु हुआ करता था। उसके विरुद्ध इसने अभियान चलाया। ऐसा पहला शासक था जिसने नेपाल पर आक्रमण करा। उस टाइम में शासक कौन था नेपाल का? यक्षमल्ल था। इसने एक सेना गठित करी, इसने डोटी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना गठित करी और इस सेना ने नेपाल को यानी डोटी को हराया भी, ठीक है। यहाँ से एक जाति का उल्लेख मिलता है हमें, नायक जाति का, या कठवाल बोलते हैं उसको। ये क्या था कॉन्सेप्ट यहाँ पे? जो सेना थी, जब यहाँ से सेना गई नेपाल में गई तो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनके साथ इनके अवैध संबंध बने, तो उससे जो संतानें पैदा हुई उसको हम नायक या कटवाल जाति बोलते हैं। ओके, इतना आपको भारती चंद के बारे में क्लियर रखना है दिमाग में। इसके बाद जब हम रतन चंद के बारे में बात करते हैं, रतन चंद एक ऐसा पहला शासक है जिसके टाइम में पहला भूबंदोबस्त हुआ। पहला मतलब ये कह सकते हो कि भूबंदोबस्त कराने वाला पहला चंद वंश का अगर कोई राजा है तो वो कौन है? रतन चंद है। इसके बाद कीर्ति चंद आता है। कीर्ति चंद अजय पाल के समकालीन था, अजय पाल के समकालीन था, और इसका और कीर्ति चंद का युद्ध भी होता है जिसमें ये अजय पाल को हरा देता है। इंपॉर्टेंट बात है, अजयपाल जो कि खुद में एक शक्तिशाली शासक था जिसने 52 गढ़ों को जीता था, उसको कौन हराता है? कीर्ति चंद हराता है। क्लियर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में, यहाँ पर कल्याणचंद, ये कल्याणचंद सेकंड थर्ड है। ओके, कल्याणचंद थर्ड के बाद हमें पूर्णचंद सेकंड देखने को मिलता है। देन भीष्मचंद। भीष्मचंद के टाइम पे ही क्या हुआ था, जो आपके राजधानी थी, राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा था? चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट किया जा रहा था। एक मिनट में इसको पूरा क्लियर कर दूं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भीष्मचंद है, ठीक है, भीष्मचंद ही वो आखिरी शासक था जिसने चंपावत की, जो चंपावत जिसके टाइम में राजधानी थी, चंपावत की गद्दी पर जो बैठा था, ये भी कह सकते हो, ठीक है। चंपावत का आखिरी राजा कौन था? भीष्मचंद था। ये जो है क्या करता है, इसकी योजना थी कि हम इस राजधानी को चंपावत से कहाँ ले जाएंगे? अल्मोड़ा ले जाएंगे, और इसकी प्रोसेस शुरू भी करता है। अल्मोड़ा को उस टाइम में कहा जाता आलमनगर। क्या कहा जाता था? आलमनगर कहा जाता। भीष्मचंद ने एक किले का निर्माण किया था जिसे हम कहते हैं खगमरा का किला। क्या कहते हैं? खगमरा का किला, जो कि कहाँ है? अल्मोड़ा के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ इसको राजधानी शिफ्ट करनी थी, इसलिए इसने वहाँ पे क्या निर्माण करवाया? खगमरा का किला बनवाया। जो राजधानी बन के तैयार होती है वो किसके टाइम पर होती है? वो अगले शासक बालो कल्याण चंद के टाइम पर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट करने की योजना किसकी थी, वो किसकी थी? भीष्मचंद की थी। लेकिन आपसे पूछता है कि अल्मोड़ा, चंपावत से अल्मोड़ा जो राजधानी है वो स्थानांतरित पूर्ण रूप से किसके काल में हुई थी? वो बालो कल्याण चंद के काल में हुई थी। ओके, ये भी याद रखना। इसके अलावा इसने जो है मड़कोटी राज्य को जीता था, ये भी आप याद रखना। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो? लाल मंडी जो किला है, लाल मंडी किला भी अल्मोड़ा के अंदर है। लाल मंडी किला को किसने बनाया था? वो बनाया था बालो कल्याण चंद ने 1563 के अंदर। आगे आप देखते हो कि अंग्रेजों के टाइम में 1816 के अंदर यहाँ पर क्या करा गया? अटैक करा गया और यहाँ पर झंडा फहराया गया अंग्रेजों का, ठीक है। और फोर्ट मोयरा इसका नाम रखा गया, फोर्ट मोयरा इसका नाम रखा गया इस किले का। लाल मंडी किले को आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट मोयरा के नाम से जाना जाता है। 1816 के अंदर इसको कैप्चर किया था अंग्रेजों ने। लाल मंडी किला बनाया कब था? 1563 के अंदर था। भारती चंद के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भागोधन्या नाम की वीरंगना के साथ में इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके साथ में? भागोधन्या नाम की वीरांगना के साथ में इसका द्वंद्व युद्ध हुआ था। और इसका जो समकालीन डोटी जो राजा था जिसको इसने हराया था, यक्षमल्ल था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रुद्रचंद के बारे में। रुद्रचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषपंत। क्या नाम था? पुरुषपंत। एक बात तो ये याद रखनी है। इसके अलावा ये याद रखना है कि रुद्रचंद ने जो है लाहौर में अकबर से भेंट की थी। क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि अकबर से रुद्रचंद की भेंट कहाँ पे हुई थी? कहाँ हुई थी? लाहौर के अंदर हुई थी। ये भी याद रखना, आयन अकबरी के अंदर बताया गया है कि जो कुमाऊँ है वो दिल्ली सूबे के अंदर आता था, यानी जो रुद्रचंद था वो अकबर के अधीन था,
ठीक है, यानी अकबर के अधीन कार्य कर रहा था, ये भी कह सकते हो। रुद्रचंद ने मल्ला महल का निर्माण कराया था अल्मोड़ा के अंदर, और मल्ला महल में उसने रामशिला मंदिर का निर्माण करवाया था। रामशिला मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा के अंदर मल्ला महल है, मल्ला महल के अंदर रामशिला मंदिर है। ये भी निर्माण किसने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। इसके अलावा ये याद रखना, इसके समकालीन एक राजा था पवार वंश का, जिसका नाम क्या था? बलभद्र शाह था। बलभद्र शाह इसका नाम था। बलभद्र शाह का युद्ध हुआ था रुद्रचंद के साथ में। इसी युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बधानगढ़ युद्ध के नाम से जानते हैं, बधानगढ़ युद्ध। और इसी युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? ग्वालदम युद्ध भी कहते हैं, ग्वालदम युद्ध भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बधानगढ़ युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ग्वालदम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बारे में कुछ चीज़ें और हम लोग जानते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट शासक है, तो रुद्रचंद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। रुद्रचंद के बारे में आप सबसे पहले तो ये याद रखना, ये राइटर था ये, और फेमस राइटर था, बहुत ज़्यादा विद्वान था। तो इसकी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें जो पुस्तक देखने को मिलती है, बुक देखने को मिलती है, उस बुक का नाम है त्रैवैणिक धर्म निर्णय। त्रैवैणिक धर्म निर्णय। इसने इस पुस्तक के अंदर क्या करा था? जो धर्म है, जो ब्राह्मणों को किसने वर्गों में बांटा था, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को इसने क्या करा था? वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्ग थे वो? जैसे चौथानी ब्राह्मण है, चौथानी ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण हुआ करते थे। सबसे उच्च कोटि के ब्राह्मण कौन थे? चौथानी ब्राह्मण थे। इसके अलावा तिथानी ब्राह्मण है, तिथानी ब्राह्मणों को ही क्या कहा जाता? पंचबीड़ीय कहा जाता, पंचबीड़ीय ब्राह्मण कहा जाता था तिथानी ब्राह्मण को। इसके अलावा पितलीय ब्राह्मण थे, पितलीय ब्राह्मण, इन्हीं को हलीय ब्राह्मण भी कहते थे। हलीय ब्राह्मण बोले तो हल चलाने वाले, हल वाले ब्राह्मण, हल चलाने वाले। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य थे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे ओली है, जैसे छयोड़े हैं, पौड़ी 15 बिस्वा भी है, पौड़ी 15 बिस्वा। देखो ओली मतलब ओले जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम में थाली बजा रहे हैं, थाली बजा के लोगों को बता रहे हैं। छयोड़े राज सेवक हुआ करते थे। पौड़ी 15 बिस्वा से समस्त जनता को पौड़ी 15 बिस्वा कहा जाता था। इसके अलावा ये भी याद रखना कि इसकी अन्य कुछ पुस्तकें भी हैं, किसकी? रुद्रचंद की। अन्य कौन कौन सी? एक तो हमने देख ली त्रैवैणिक धर्म निर्णय। इसके अलावा आप देखोगे जो दूसरी पुस्तक है वो कौन सी है? यथा उषा रागोदया, उषा रागोदया, यथा उषा रागोदया। ये किससे संबंधित है? ये राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित है, राज्य प्रशासन से संबंधित है। इसके अलावा एक शिकार पे बेस्ड है, जैसे क्या? सैनिक शास्त्र। ये शिकार या आखेट कला से संबंधित है। आखेट को ही क्या कहते हैं? शिकार कहते हैं। शिकार या आखेट कला से संबंधित है सैनिक शास्त्र। इसके अलावा एक और पुस्तक देखने को मिलती है ययाति चरित्रम। ययाति चरित्रम ये किससे संबंधित है? ये है एक नाटक। कैसा नाटक है? संस्कृत नाटक है। ठीक है, संस्कृत नाटक है ययाति चरित्रम। रुद्रचंद के 2 पुत्र थे, एक थे शक्ति गोसाई, एक थे लक्ष्मीचंद। शक्ति गोसाई जो है बचपन से ही क्या थे? अंधे थे। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा फिर कौन आएगा? लक्ष्मीचंद आएगा। लक्ष्मीचंद कौन है? रुद्रचंद का पुत्र है। बंदोबस्ती कार्यालय ओपन करवाया था। न्योवाली बिस्टाली जो कचहरियाँ थी वो शुरू करवाई थी। ये न्यायालय है, न्योवाली और बिस्टाली। न्योवाली जो बिस्टाली है वो किसके लिए था? सैनिकों के लिए था। किसके लिए? सैनिकों के लिए। न्यायालय जो था वो बिस्टाली था। न्योवाली न्यायालय किसका था? बाकी जनता के लिए था बिस्टाली। ठीक है, बाकी इसी लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। लखुली बिराली समझ में आ रहा है? लखुली बिराली के नाम से किसको जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को नाम जाना जाता है। जो 36 कर जिसको हम 36 कहते हैं, इन करों का सृजन भी किसके द्वारा किया गया? लक्ष्मीचंद के द्वारा किया गया। अब कुछ चीज़ें हम लक्ष्मीचंद के बारे में यहाँ पे जानते हैं। लक्ष्मीचंद के बारे में हम लोग क्या क्या नोट कर सकते हैं? लक्ष्मीचंद जो था, इसने जो अपने जो राज्य के कर्मचारी थे उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। राज्य कर्मचारी लिख लेते हैं यहाँ पे। जो इसके राज्य कर्मचारी थे कौन कौन थे? जैसे सरदार किसको कहा जाता? परगने का जो शासक था, परगना शासक को क्या कहते थे? सरदार कहते थे। इसके अलावा जो दूसरे फौजदार है, दूसरा कौन है? फौजदार।
फौजदार बोले तो पता ही लग रहा है नाम से ही, सैनिक अधिकारी कौन है, फौजदार है। तीसरा कौन है अधिकारी, नेगी, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, अनाज के रूप में कर एकत्र कर रहे हैं, अनाज के रूप में नेग ले रहे हैं, ठीक है। अनाज के रूप में कर को क्या कहते थे, जो कर लेते थे उनको क्या कहते थे, नेगी कहते हैं, या अनाज के रूप में जो नेग ले रहे थे उनको क्या कहते हैं, नेगी कहते थे, ठीक है। इसके अलावा जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर कहाँ पर है, बागेश्वर के अंदर है। बागेश्वर के अंदर जो बागनाथ मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा क्या कराया गया, लक्ष्मी चंद के द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1602 के अंदर करवाया गया, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो इसके बारे में आप रह जाती है वो ये रह जाती है, जो इसके समकालीन जो शासक था वो था कौन, मानशाह। मानशाह इसके समकालीन शासक था और लक्ष्मी चंद ने इस मानशाह पर 8 बार आक्रमण किया। कुल कितनी बार आक्रमण किया, 8 बार टोटल आक्रमण किया, जिनमें से 7 बार लक्ष्मी चंद को हार मिली। 7 बार लक्ष्मी चंद हार जाता है, ठीक है। 8वीं बार में इसको क्या मिलती है, जीत मिलती है लक्ष्मी चंद को। और जो मानशाह था इसका जो सेनापति है, इसका नाम है खतर सिंह। मानशाह का सेनापति खतर सिंह है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हो कुमाऊं के अंदर क्या मनाया जाता है, खतड़वा त्योहार मनाया जाता है। खतड़वा बोले तो खतर सिंह, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ के एक और चीज़ें और समझते हैं, लाइक कि त्रिमल चंद। त्रिमल चंद से पहले आप देखोगे यहाँ पे विजय चंद एक राजा आता है। कौन आता है, विजय चंद। विजय चंद को यहीं पर देख लो। विजय चंद के बारे में एक फैक्ट याद रखना, जो वसु पुरोहित है, एक वसु पुरोहित था यहाँ पे, इसको क्या करा इसने, वसु पुरोहित को पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान करी। पंचोली नामक व्यक्ति की जमीन दान करी। इसके अलावा जो विजय चंद था, इसको एक व्यक्ति है सुखराम कार्की, सुखराम कार्की, सुखराम कार्की विजय चंद की हत्या कर देता है। इसी का बदला कौन लेता है आने वाले टाइम में, त्रिमल चंद। त्रिमल चंद के टाइम में जो उसका राज्य था उसमें काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल थी, बहुत ज़्यादा षड्यंत्र चल रहे थे। तो सबसे पहले त्रिमल चंद क्या करता है, ये पहले तो महिपत शाह की शरण में चले जाता है। महिपत शाह की हेल्प से ये क्या करता है, सुखराम कार्की को पहले मरवा देता है। सुखराम कार्की की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, त्रिमल चंद। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारा शासक है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ही वो शासक है जिसने बाजपुर शहर बसाया। इसके अलावा इसका एक राज कर्मचारी है जिसका नाम है काशीनाथ। काशीनाथ ने क्या करा, काशीपुर शहर बसाया। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, बाजपुर और काशीपुर किसके अंडर बसाए गए हैं, बाज बहादुर चंद के अंदर बसाए गए। इसने जो है शाहजहां और औरंगजेब दोनों ही राजाओं से क्या करी है, भेंट करी है। तो इन दोनों के क्या था, ये समकालीन था। इसके अलावा ये याद रखना, इसने सिरती कर लगाया था किस पर, भोटिया और तिब्बतियों पर। इसके अलावा एक भी चीज़ और याद रखना, बेकार के विरुद्ध पहला कदम इसी के द्वारा लगाया गया था। बाज बहादुर चंद ने क्या करा था, 1 दिन से अधिक के बेकार पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। कुछ नए पद इसके द्वारा सृजित किए गए थे, लाइक पनेरू, ठीक है, फुलेरिया, पनेरू और हरबोला और मठवाल। पनेरू पानी भरने वाले, फुलेरिया जो फल एकत्र करते थे, हरबोला जो राज परिवार के लोगों को जगा रहे हैं, इसका मठवाल जो मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना, जो बाज बहादुर चंद है इसने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमि दी थी। गूढ़ भूमि क्या होती है, जो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती है, जो मंदिरों के रख रखाव के लिए दी जाती है, उसको गूढ़ भूमि कहते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों को इसने क्या करी, गूढ़ भूमि दान में दी, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो बाज बहादुर चंद का पुत्र है, बाज बहादुर चंद का जो पुत्र है वो है उद्योत चंद है। उद्योत चंद के बारे में हम कुछ चीज़ें जानते हैं, उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं उद्योत चंद के बारे में। उद्योत चंद कौन था, बाज बहादुर चंद का पुत्र था। इसके अलावा इसका एक राजवैद्य था, याद रखना फैक्ट, राजवैद्य था, इसका नाम क्या था, वरद जोशी था। इसको क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना, वरद जोशी ने उद्योत चंद की माँ का इलाज किया था, जिसके बदले उद्योत चंद ने वरद जोशी को भूमि दान में दी थी, ठीक है। उद्योत चंद के बारे में ये याद रखना, ये भारती चंद के बाद ऐसा दूसरा शासक था जिसने डोटी यानी नेपाल पे क्या करा, आक्रमण करा, ठीक है। तो इसके जो समकालीन जो शासक था डोटी का यानी नेपाल का, वो कौन था, देवपाल था। देखो, जो डोटी नरेश और उद्योत चंद के बीच जो युद्ध हुए, इनका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। सबसे पहले डोटी नरेश कुमाऊं में आक्रमण करता है,
ठीक है। इसका उद्योग चंद क्या करता है, जो डोटी नरेश की कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल अजमेरगढ़, ठीक है, अजमेरगढ़, उस पर अधिकार कर लेता है। ये क्या है, समर कैपिटल है किसकी, डोटी नरेश की। ओके, इसको कैप्चर कर लेता है। कब की बात है ये 1683 की बात है। फिर कुछ सालों के बाद एक और युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जुराइल दीपाइल का युद्ध। जुराइल दीपाइल युद्ध। जुराइल दीपाइल क्या है, ये भी डोटी नरेश की कैपिटल है। ये कैसी कैपिटल है, विंटर कैपिटल है, ठीक है, विंटर कैपिटल है। इस युद्ध के बाद ये डिसाइड हुआ, संधि हुई कि जो डोटी नरेश है वो किसको टैक्स देगा, उद्योग चंद को टैक्स देगा, ठीक है। लेकिन 1696 के बाद वो टैक्स देना बंद कर देता है। एक चीज़ याद रखना, जो अजमेरगढ़ का युद्ध था, यानी जो पहले युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान जो डोटी, ये आपके कुमाऊं का राजा है, चंद राजा उद्योग चंद, ठीक है। उद्योग चंद का एक सेनापति है हीरू देवुआ, हीरू देवुआ, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो जुराइल दीपाइल युद्ध है, इस दौरान भी उद्योग चंद का जो सेनापति है शिरोमणि जोशी, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दो युद्ध को याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अजमेरगढ़ का युद्ध और इसके अलावा जुराइल दीपाइल युद्ध किसके बीच में हुआ है, डोटी नरेश और उद्योग चंद के बीच में। अजमेरगढ़ वाला डोटी नरेश और उद्योग चंद के बीच में। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। अब अगले राजा की बात करते हैं। अगला राजा है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के जो समकालीन राजा है उसका नाम है फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। इसके बारे में याद रखना, 1699 के अंदर इसने गढ़वाल में बधानगढ़ किले पर क्या करा, आक्रमण करा, अटैक करा, ठीक है। और यहाँ से नंदा देवी की मूर्ति क्या ले आया, नंदा देवी प्रतिमा को ये अल्मोड़ा लेके आ गया, अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर पर ले आया। इसका डोटी नरेश के साथ युद्ध भी होता है, कहाँ पर, भाबर के अंदर, भाबर के अंदर युद्ध होता है किसके साथ, डोटी नरेश के साथ में ज्ञानचंद का। ये ज्ञानचंद गरुण ज्ञानचंद नहीं है, गरुण ज्ञानचंद जो हमने पढ़ लिया वो अलग है, ये ज्ञानचंद अलग है। ओके, तो भाबर जो क्षेत्र था उस टाइम में मलेरिया से क्या था, पीड़ित था, मलेरिया से ग्रसित था पूरा भाबर वाला एरिया। तो जो है इसमें जीत तो जाते हैं चंद, लेकिन इनकी सेना क्या हो जाती है, मलेरिया से ग्रसित हो जाती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा की, तो नेक्स्ट राजा जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है जगतचंद। एक मिनट यहाँ से चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। ओके, जगतचंद, ठीक है। जगतचंद के बारे में आपको क्या याद रखना है, जगतचंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता था। इसने एक कुशल राजा था, ये बात स्पष्ट है। ये जो जगतचंद था इसने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था, श्रीनगर पर अधिकार करा, वहाँ काफ़ी ज़्यादा लूटपाट करी और उसके बाद वापस आ गया, ठीक है। ये किससे भेंट करी थी इसने, जगतचंद ने भेंट करी थी बहादुर शाह से, बहादुर शाह से इसने भेंट करी थी। और इसी के समकालीन था फतेहपति शाह। कौन था, फतेहपति शाह, किसके समकालीन, जगतचंद के समकालीन। और जगतचंद की जो मृत्यु होती है वो चेचक के कारण होती है। किसके कारण होती है, चेचक के कारण होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद जो काल आता है वो काल आता है अजीत चंद का। अजीत चंद के काल को गैड़ागर्दी का काल भी कहा जाता है, गैड़ागर्दी का काल। गैड़ागर्दी का काल क्यों कहा जाता है, इस टाइम में जो है एक माणिक गैड़ा नाम के व्यक्ति थे, माणिक गैड़ा और साथ ही पूरनमल नाम के व्यक्ति थे। यही चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे, यही राजपाट चला रहे थे, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लूटमाट, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए लोगों पर, और इसी को हमने गैड़ागर्दी का काल कहा, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला जो राजा देखते हैं हम लोग, कल्याणचंद फोर्थ, ठीक है। कल्याणचंद फोर्थ के बारे में याद रखना, इसका एक कवि हुआ करता था जिसका नाम था शिव। कल्याणचंद का एक कवि था शिव, उसका नाम था। इसने क्या करा, कल्याण चंद्रोदयम की स्थापना करी, कल्याण चंद्रोदयम लिखी या स्थापना करी, जो भी कह लो, ठीक है। कल्याणचंद फोर ने ही चौमहल का निर्माण करवाया। चौमहल कहाँ पर है, ये भी अगेन अल्मोड़ा के अंदर है। कल्याणचंद के टाइम में महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो होती है रोहिला का आक्रमण। किसका आक्रमण, रोहिला का आक्रमण। रोहिला ने क्या करा, कुमाऊं पर आक्रमण करा, अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। राजा भाग के कहाँ पे जाता है, गढ़वाल के राजा पे जाता है। गढ़वाल का राजा कौन था, प्रदीप शाह था। प्रदीप शाह के पास जब जाता है, उसे पता लगता है रोहिलाओं को, तो रोहिला क्या करते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों के विरुद्ध अब अभियान चलाना शुरू कर देते हैं। तो प्रदीप शाह कल्याण से कहता है,
कल्याण चंद से कि भाई ले तू 3 लाख रुपए ले और किससे, रोहिलाओं से संधि कर ले। तो कल्याण चंद क्या करता है, प्रदीप शाह से 3 लाख रुपए उधार लेता है और रोहिलाओं के साथ क्या करता है, संधि करता है। ओके, इतना इसके बारे में याद रखना। राजा है दीपचंद। दीपचंद का दीवान था हर्षदेव जोशी। सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इसी को चाणक्य कहते हैं, इसी को विभीषण कहते हैं, इसी को अर्लवारिक कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। दीपचंद ने ही मराठों के विरुद्ध सेना भेजी थी। मराठों के विरुद्ध जो पानीपत का 3rd युद्ध हुआ था, उससे मराठों के विरुद्ध सेना किसने भेजी थी, कुमाऊं से दीपचंद ने भेजी थी। ठीक है, और इसके अलावा 1752 के अंदर इसने गढ़वाल के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। किसने, दीपचंद ने। ठीक है, हर्षदेव जोशी इसका दीवान था, याद रखना। इसी के शासनकाल में, दीपचंद के शासनकाल में मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति था। इसने क्या करा, राजा प्लस इसके बच्चों को, वह दीवान जो था इसका हर्षदेव जोशी, इन तीनों को बंदी बना लिया और खुद मोहन चंद के नाम से बैठ गया शासन में। किसके नाम से, मोहन चंद के नाम से। मोहन सिंह कैसे बैठ गया, मोहन चंद के नाम से चंद वंश का राजा बन गया। अब क्या करता है, जो इसका दीवान है हर्षदेव जोशी, जिसको बंदी बनाया हुआ है, ये किसको, जो गढ़वाल का शासक है उस टाइम ललित शाह, इसको कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, निमंत्रण देता है, आमंत्रित करता है। ठीक है, तो ललित शाह यहाँ पर आता है और इस वाले एरिया को क्या करता है, जीत लेता है, यहाँ पर अधिकार कर लेता है, मोहन चंद को हरा देता है। मोहन चंद को जब वो हराता है तो ललित शाह का पुत्र है एक प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह क्या करता है, यहाँ पर राजा बनता है। प्रद्युमन शाह को राजा बनाया था कौन, ललित शाह। ठीक है, कब बनता है शासक, 1779 के अंदर शासक बनता है प्रद्युमन चंद, और 7 साल के बाद यानी 1786 में क्या कर लेता है, ये गढ़वाल वापस चले जाता है और अपना प्रतिनिधि किसको बनाया था कुमाऊं में, हर्षदेव जोशी को बना देता है, ठीक है, इसके बाद इसी टाइम पे पालीग्राम का युद्ध होता है। किस किस के बीच में, मोहनचंद याद आया, मोहनचंद वर्सेज हर्षदेव। ये वही मोहनचंद है जिसने क्या करा था, हर्षदेव प्लस जो दीपचंद प्लस उसके परिवार को क्या बनाया था, मंदी बनाया था। अब ये जैसे ही इसको पता लगता है कि प्रद्युमन चंद तो यहाँ से जा चुका है गढ़वाल, अब ये क्या करता है, इसी मौके का फ़ायदा उठाकर 1786 के अंदर, जब इसी टाइम पे तो कौन गया, प्रद्युमन चंद गया हुआ है ना, और 1786 में पालीग्राम का युद्ध यानी कि मोहनचंद क्या कर देता है, अटैक कर देता है कुमाऊं पर। ठीक है, हर्षदेव जोशी के खिलाफ। मोहनचंद अकेला ये युद्ध नहीं लड़ रहा था, मोहनचंद के साथ में उसका करीबी कौन था, लाल सिंह प्लस प्रद्युमन चंद का भाई था पराक्रम शाह। ठीक है, लाल सिंह प्लस पराक्रम शाह कौन था, प्रद्युमन चंद का भाई था। इन दोनों ने किसका साथ दिया, मोहनचंद का साथ दिया, यानी मोहनचंद, लाल सिंह और पराक्रम शाह ने मिलकर किसको हराया, हर्षदेव जोशी को हराया। ठीक है, और यहाँ पर अगेन एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो हर्षदेव जोशी पलटवार करता है और क्या करता है, 1788 के अंदर दोबारा से अटैक करता है, किस पर, मोहनचंद पर। मोहनचंद की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, मोहनचंद की हत्या कर देगा तो अब प्रद्युमन चंद खुद नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा, किसी को बैठाएगा। वो किसको बैठाएगा, वो शिवचंद को बैठाएगा, शिव सिंह नाम के व्यक्ति को बैठाएगा, शिवचंद के नाम से। इतना क्लियर है, शिवचंद के नाम से बैठा रहा है, शिव सिंह को बैठा रहा है शिवचंद के नाम से। ओके, और कब बैठा रहा है, 1788 के अंदर। क्लियर है। मोहनचंद का जो साथी है वो पुनः आक्रमण करते कुमाऊं पर। तो मोहनचंद है, इसके जो साथी हैं दोबारा से आक्रमण करते, क्योंकि मोहनचंद तो है नहीं, अब मोहनचंद की तो हत्या कर दी थी प्रद्युमन शाह, ये हर्षदेव जोशी ने। तो अब यहाँ पर कौन अटैक कर रहा है, मोहनचंद के जो साथी हैं। साथी कौन है, लाल सिंह और पराक्रम शाह। ये क्या करेंगे, कुमाऊं पर दोबारा से आक्रमण करेंगे और यहाँ पर शासक जो बनाया जाएगा, अब किसको बनाया जाएगा, महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति को महेंद्र चंद के नाम से बैठाया जाएगा, महेंद्र चंद के नाम से। ठीक है, और यही महेंद्र चंद जो है कुमाऊं का अंतिम शासक बनता है। कैसे बनता है, महेंद्र चंद के समय में ही गोरखा क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं किस पर, कुमाऊं पर। और ये कौन सी जगह पर होता है, हवाला बाग पर होता है। हवाला बाग कहाँ है, अल्मोड़ा के अंदर है। इसी को हम इसलिए क्या जानते हैं, हवाला बाग का युद्ध कहते हैं, 1790। ठीक है, और गोरखाओं को किसने बुलाया, अगेन हर्षदेव जोशी ने।
तभी तो हम लोग इसको चाणक्य बोल रहे हैं, तभी तो हम लोग इसको विभीषण बोल रहे हैं ना। 1790 के अंदर गोरखा यहाँ पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। यहीं से शुरू हो जाता हमारा गोरखा शासन। समझ रहे हैं, इतने सारे राजाओं को जैसे हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा, जितने भी फैक्ट्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं वह सभी हमने कवर किए। अगर कुछ एक पॉइंट रह गए होंगे तो उसको हम फर्दर रिवीजन क्लास चलेगी तो उसमें हम कवर करेंगे उसको। ओके, अब हम चंदकालीन प्रशासनिक ढांचा देखते हैं। सबसे ऊपर राज्य है, देन मंडल है, परगना है, गरखा है और गांव है। गांव में सयाना और बूढ़ा हुआ करते थे, मालगुजारी का कार्य करते थे, ये हमने पहले भी बात की है। गरखा में नेगी हुआ करते थे। परगना में जो परगने का प्रमुख होता था वो सीकदार होता था। कौन होता था, सीकदार। और सैनिक प्रमुख बख्शी होते थे। ठीक है, मंडल में सामंत होते थे, ठक्कुर भी कहते थे इन्हें। इसके अलावा जो राज्य था, राज्य में सबसे ऊपर कौन था, राजा था। यही शीर्ष न्यायाधीश भी था। बख्शी सेनापति था। दीवान जनरली जोशी हुआ करते थे। सलाहकार कौन थे, मंत्री कौन थे, मेहरा और फर्त्याल हुआ करते थे। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्यायिक और भू राजस्व व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही थी इसके बारे में देखते हैं। सामाजिक इकाइयाँ, चार बूढ़े थे, चार आल थे, बोरा, तड़ागी, चौधरी और कार्की। 5 थोक थे, मेहरा, फर्त्याल, देव, ठेक और उसके अलावा खड़ायत। पंचबीड़िए जिनकी बात हुई थी, 4 चौथानी एवं 6 छरिया ब्राह्मण हुआ करते थे। पौरी 15 बिस्वा, सामान्य प्रजा। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, रिवाइज कर रहे हैं। न्यायिक एवं भूमि व्यवस्था, पंचनबीसी पंचायती कचहरियाँ हुआ करती थी। ओके, गूढ़ भूमि मंदिरों को दी गई भूमि, रौद भूमि वीरता के लिए दी गई भूमि रौद भूमि कहलाती। कैनी भूदासों को कहते थे। माँ प्रणालियाँ थी, क्या क्या थी, नाली थी, जूला थी, धाली थी, मसा। ये सब चीज़ें याद रखना। ऐतिहासिक व्यक्तित्व कौन है, हर्षदेव जोशी, जिसको कुमाऊँ का चाणक्य राहुल संकृत्य ने इन्हें कुमाऊँ का विभीषण भी कहा है। ठीक है, इतना याद रखना। कर व्यवस्था कैसी थी, 36 कर लगते थे यहाँ पर। किसने लगाए थे, कमेंट कीजिए। नगद एवं कृषि कर, शीर्ति करता, कूद करता। कूद कर नगद के बदले वसूला जाने वाला अन्न, शीर्ति कर भावनों भोटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला नगद कर। इसके बारे में हमने बात करी थी, याद है, बाज बहादुर चंद, याद है ना। ओके, श्रम और विशिष्ट वर्ग, खैनी, कपिलिनी, टांडकर, कमीचारी, सयानीचारी। पढ़ना इनको, कैनी कपिलिनी मतलब बेकार का कर, टांडकर सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, कमीचारी सयाणचारी बूढ़ा या सयाणों द्वारा कृषकों से लिया जाने वाला कर। ओके, सैन्य और आपातकालीन कर कौन कौन से थे, मांगा कर था, कटक कर था, पौरी था। मांगा करके था आपातकाल में जो है युद्ध के समय में लिया जाने वाला कर मांगा कर था। कटक सेना के लिए वसूला जाने वाला कर। पौरी प्रहरियों के लिए लिया जाने वाला कर। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक, रखिया, भेंट, न्योवाली, रौलिया, देवलिया। रखिया बोले तो जनेऊ संस्कार या रक्षाबंधन पर राखी पर। भेंट राजकुमारों और राजा को। न्योवाली न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर। इसके अलावा रौलिया देवलिया देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाने वाला कर। ओके, कुछ प्रमुख किले हैं जिनके बारे में हम जनरली बात कर चुके। खगमरा किला भीष्मचंद्र ने बनवाया था। कल्याण चंद्र ने कौन सा बनवाया था, लाल मंडी किला बनवाया, जिसको आज की डेट में फोर्ट मोहरा कहते हैं हम। ओके, ये सारे किले जनरली अल्मोड़ा में ही हैं। बल्ला महल अल्मोड़ा, इसके अंदर ही रामशिला मंदिर, इसकी हमने बात की थी, रुद्रचंद। राजभूंगा किला चंपावत, सोमचंद। ओके, बाणासुर का किला या मारकोट किला चंपावत के अंदर राजा बाणासुर के द्वारा बनाया गया था। बाउल्कीगढ़ पिथौरागढ़ के अंदर गोरखाओं के द्वारा निर्मित है। ओके, अन्य किले कौन कौन से, नैथड़ा किला है गोरखा कालीन, इसके अलावा सिरमौली किला है, लोहाघाट, गोल्ला चौड़। ठीक है, ओके। स्थापत्य वगैरह देख सकते हो, जो शैली जनरली शिव उपासक कत्यूरी शैली में बने हुए। एक हथिया देवाल मंदिर है, ये आपके थल में है। एलोरा के कैलाश मंदिर की तर्ज पर बनाया गया बाज बहादुर चंद के द्वारा। बालेश्वर मंदिर है चंपावत के अंदर। ठीक है, अंदर ही पार्वतीश्वर मेला अल्मोड़ा, ये याद रखना। बद्रीनाथ मंदिर कत्यूरियों के द्वारा बनाया गया, ज्ञानचंद ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, याद रख सकते हो। राजा रुद्रचंद ने क्या करा, त्रिवैदिक धर्म निर्णय उषा राघोदया लिखा हुआ है, ये याद रखना। पक्षी आकेट कला पर सैनिक साची रूपचंदी रुद्रचंद के द्वारा ही इसको लिखा गया, ये भी याद रखना। कवि शिव कल्याण चंद्रोदयम इसने लिखा हुआ है। शिव कवि शिव ने किसके टाइम का, किसका राज कवि है, कल्याण चंद चतुर्थ का राज कवि है। बाकी राज्य चिन्ह गाय हुआ करती थी चंदों की, सिक्कों पर मोहर झंडों को अंकित किया जाता था, ये भी याद रख सकते हो।
इस तरीके से हमने आज कंप्लीट क्या कर लिया है, चंद वंश कर लिया। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो कमेंट में पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इस क्लास का या बाकी क्लासेस की PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको भी ज्वाइन कीजिएगा, उनमें भी आपको इतना ही मज़ा आने वाला है जितना आपको इसमें आया। इस तरीके से हम 40 दिन के अंदर कंप्लीट उत्तराखंड कवर करने वाले, ये हमारी पहल है जिसमें आज ये 7वां दिन है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं आपसे डे नंबर 8 के अंदर, जिसमें हम लोग देखेंगे पवार वंश को। ठीक है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो वीडियो आ गया हो तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।